शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब जैसे कि आपको बताया, वेक्टर को हम दो अलग अलग तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक था डॉट प्रोडक्ट, जिसको हमने पीछे कुछ प्रीवियस क्लासेस में समझा, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट्स से ए और बी, तो इसके बीच में हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, हम इसके बीच में क्रॉस लगाते हैं। अब डॉट और क्रॉस लगाने से फर्क क्या पड़ता है, देखिए ये सिर्फ नोटेशन है ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। नॉर्मली हम छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते थे, ए मान लीजिए ए डॉट बी अलजेब्रा में, तो इसको भी हम ए बी लिखते थे, ए क्रॉस बी, इसको भी हम ए बी लिखते थे, ठीक है। जूनियर क्लासेस में हमने यही समझा था कि भाई डॉट लिखा हो या क्रॉस लिखा हो, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हमने ये दोनों को अलग अलग मीनिंग दे दिया, अलग अलग डेफिनेशंस दे दी, ताकि हम बता सके। क्योंकि देखिए अभी तक क्या होता था, ये ए और बी दोनों क्या होते थे, स्केलर क्वांटिटी, जो हमने आज तक पढ़ा था जूनियर क्लासेस में। तो स्केलर का हमेशा रिजल्ट जो है स्केलर ही होता है, इसलिए वहां पे डॉट लगाओ या क्रॉस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरे पास दो वेक्टर्स को दो अलग अलग मेथड से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसलिए हमने ये दो अलग अलग नोटेशंस डिफाइन किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डॉट जो है इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता था, जिसको कैसे निकालते हैं, क्या मीनिंग है, ये हम समझ चुके हैं। अब ये जो क्रॉस है, अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं एक डॉट बी निकालता था, मुझे जो आउटपुट मिलता था, जो रिजल्ट मिलता था, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी, माना जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। यहाँ पे हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में इस तरीके से कि जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। अच्छा, अब ए क्रॉस बी, पहले तो मैं बताऊं, ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए। मॉड्यूलस ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर्स में आप ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलस लगा है मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। देन मॉड्यूलस ऑफ बी एंड साइन थीटा एंड एन कैप। अब यहाँ पे ये क्या क्या चीजें हैं मैं बताता हूँ। मॉड ए मॉड बी तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली। साइन थीटा है, इट इज साइन ऑफ एंगल थीटा, जहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था, एक बार फिर से बता दूं। सपोज ये वेक्टर ए है, सपोज ये वेक्टर बी है, तो एंगल डिफाइन करने के लिए हमने बोला था ये दोनों वेक्टर्स का एंगल हम ऐसे पॉइंट से लेंगे जहां पे ये दोनों वेक्टर्स या तो कॉन्वर्ज हो रहे हैं या तो डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। या तो दोनों उस पॉइंट से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर दोनों उस पॉइंट की तरफ अंदर की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना। चाहे वो वेक्टर उस पॉइंट के पास अप्रोच, दोनों या तो उसके पास आए या दोनों उससे बाहर जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि एक जो है किसी पॉइंट के पास आ रहा है वेक्टर ए और दूसरा जो है उससे दूर जा रहा है वेक्टर बी। इस एंगल को हम, मतलब एक जो है आ रहा है दूसरा जा रहा है, तो इस एंगल को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, कंडीशन है दोनों या तो उस पॉइंट के पास आए या फिर दोनों उस पॉइंट से दूर जाएं। ऐसे सिचुएशन में जो एंगल होता है दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ए डॉट बी में हमने देखा था मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या था, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। वैसे ही ए क्रॉस बी में मॉड ए मॉड बी है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, जहां पे थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन है, और यहाँ पे एक फर्क और आ गया एंड दैट इज एन कैप, ठीक है ना। अब ये एन कैप क्या है, देखिए यहाँ पे कैप लगा हुआ है, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अब ये कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, हम ये जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अच्छा, अब परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी का मतलब देखिए, सपोज ये एक शीट ऑफ पेपर है, ये एक प्लेन है, ठीक है ना। इस प्लेन में एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये सपोज वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इसके ना, इस प्लेन के दो परपेंडिकुलर होंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। मैं कौन सा परपेंडिकुलर लूं,
है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कौन सा परपेंडिकुलर लूं। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर ये हो गया a, ये वेक्टर ये हो गया b, है ना। सपोज ये दो उंगलियां जो है मेरे, ये वेक्टर a रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर b रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो मेरा पाम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन, जिसमें ये दोनों वेक्टर क्या है, लाई करते हैं, ठीक है ना। माना ये वो शीट है जिसमें ये दोनों वेक्टर लाई करते हैं। अब इसका एक परपेंडिकुलर तो ऊपर की तरफ होगा ऐसे, एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा ऐसे, तो मुझे ऊपर वाला परपेंडिकुलर लेना है या नीचे वाला परपेंडिकुलर लेना है। इसके लिए एक रूल डिफाइन किया है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। और ये रूल जो है, जो फिजिक्स में राइट हैंड रूल पढ़ते हैं अक्सर इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म किसी टॉपिक में, उससे मिलता जुलता है। इनफैक्ट ये रूल कहता है कि या राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। मान लीजिए ये वेक्टर है, यहाँ पे देखिए जैसे a डॉट बी में है ना, a मॉड बी कॉस थीटा हमने लिखा। यहाँ पे हमने एक चीज समझी थी डॉट प्रोडक्ट में कि a डॉट बी करो या b डॉट a करो, इट रियली डजंट मैटर, ये जो है कम्यूटेटिव है ना। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव, माना a डॉट बी करो या b डॉट a करो आपको रिजल्ट सेम मिलना है। वेयर एज क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर जो है इसका फर्क पड़ता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स, हमारे रिजल्ट जो है वेक्टर है, तो a क्रॉस b मुझे दूसरा रिजल्ट देगा, b क्रॉस a मुझे कुछ और रिजल्ट देगा, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए a और b है, अब a पहले आया b बाद में आया, तो रूल कहता है कि सपोज ये a है ये b है, तो मैं अपने राइट हैंड को, मेरी जो उंगलियां हैं ये वाली उंगलियां, ये डायरेक्शन शो कर रही हैं कि कहाँ से किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब a को b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये उंगलियां शो कर रही हैं कि भाई a से b की तरफ जा रहे हैं, a से b की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, पहले a उसके बाद b। तो मेरा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका रिजल्टेंट कहां पे होगा, मतलब a क्रॉस b साइन थीटा n कैप। तो n कैप जो है ये, अब जैसे कि मैंने देखा a पहले b बाद में, तो मैं अगर उंगली ऐसे लगाऊं a पहले b बाद में, तो मेरा थंब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये जो n कैप है ये इस ऊपर वाले परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। अब लेट्स से ये वेक्टर है c एंड लेट्स से ये वेक्टर है d, ठीक। अब मुझे निकालना क्या है, c क्रॉस d निकालना है। अब देखिए मैं राइट हैंड, मेरा डायरेक्शन क्या, ये जो उंगली का डायरेक्शन है क्या होना चाहिए, देखिए ऑर्डर क्या है यहाँ पे c से d की तरफ, तो मेरा उंगली जो है c से d की तरफ पॉइंट होना चाहिए। अब देखिए d पहले है c बाद में है, ये d से c की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो क्या हो रहा है, c से d की तरफ आ रहा है, मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे, तो इसका मतलब c क्रॉस d का जो प्रोडक्ट है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। c क्रॉस d का जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए ये दो उंगली है, सपोज ये जो मेरा पहली उंगली है ये रिप्रेजेंट करता है c, ठीक है, ये पहली उंगली रिप्रेजेंट करता है c, और ये दूसरी उंगली जो है ये रिप्रेजेंट करता है d, ठीक। अब मुझे करना क्या है, c क्रॉस d करना है, तो ध्यान रखिए ये है c ये है d। अब मेरी उंगलियों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, c से d की तरफ, c से d की तरफ, लेकिन ये c है, तो मैं अगर इसको उल्टा करता हूं, देखिए c से d की तरफ, ये वाली उंगलियां जो है, ये चार उंगलियां जो है, ये c से d की तरफ होना चाहिए, c से d की तरफ हो गया, अंगूठा कहाँ आ रहा है, नीचे, देयरफॉर c क्रॉस d का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, नीचे, जबकि a क्रॉस b में रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे n कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ये हमने समझा व्हाट एग्जैक्टली इज क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इस वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे सपोज
ये हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स से दिस इज O, इसको मैं A ले लेता हूँ, इसको मैं B ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज C, इस B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एंड लेट्स से दिस इज D, ठीक है। अच्छा, अब सपोज ये जो OA है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर A, सपोज ये OB जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर B, ठीक। अब देखिए यहाँ पे A और B के बीच में जो एंगल हो जाएगा थीटा वो ये होगा, ठीक है। अब A क्रॉस B हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, A क्रॉस B इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा एंड एन कैप, जहाँ पे एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम कुछ चीज़ें ये ट्राइंगल देखते हैं OBD, ठीक है ना, इन ट्राइंगल OBD में अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी BD अपॉन OB, ठीक है, BD अपॉन OB यही होगा, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू OB, है ना, इस OB को इधर भेज देते हैं तो OB साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पे छोड़ देता है, ठीक। अब ये तो हो गया। अब ये जो A क्रॉस B है इसको हम इस फिगर के हिसाब से चलते हैं, तो ये जो A क्रॉस B है इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा। अब मॉडुलस ऑफ A या मैग्नीट्यूड ऑफ A का मतलब है OA, ठीक है ना, लेंथ ऑफ OA मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ B का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ B जो कि लेंथ ऑफ द सेकेंड साइड यानी OB हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइन थीटा और बच गया हमारे पास एन कैप। अब देखिए ये जो OB साइन थीटा है यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज BD, तो इसको मैं लिख सकता हूँ OA BD एंड एन कैप, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए OA इस पैरेललोग्राम में हो गया बेस मल्टीप्लाइड बाय BD हो गया परपेंडिकुलर या हाइट और एक एन कैप हमारे पास बच गया। अब देखिए ये जो बेस और हाइट है ना, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, अब ध्यान दीजिएगा बेस इनटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ बेस हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे इसको अगर मैं हाफ कर देता हूं तो ये दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया है हाफ बेस हाइट, तो टोटल है ना दो ट्रायंगल का कितना हो जाएगा 2 इंटू हाफ बेस हाइट जो कि बेस इंटू हाइट मिल जाएगा। वैसे आप समझ लीजिए कैसे भी समझ लीजिए, या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड बेस इंटू हाइट होता है। तो मुझे OA इंटू BD बेसिकली क्या बन के मिल रहा है, बेस इंटू हाइट और साथ में एन कैप, तो बेस इंटू हाइट मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB, ठीक है, एंड एन कैप, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, तो मैं इसको एरिया वेक्टर बोलूंगा, ठीक है, एरिया वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया वेक्टर। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ A क्रॉस B क्या हमें बता रहा है कि A क्रॉस B इज नथिंग बट एरिया वेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स, ठीक है, सच दैट यहाँ पे A B और n कैप फॉर्म्स अ राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है ना, ये A B और n जो है ये राइट हैंडेड सिस्टम बनता है, ठीक है ना। तो A क्रॉस B क्या है, बेसिकली एक वेक्टर है जिसका, अच्छा ये एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर माना इट इज बेसिकली एरिया वेक्टर एक ऐसे पैरेललोग्राम का एक ऐसा वेक्टर, ठीक है ना, जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके बना है सच दैट उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, एरिया वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड विल बी दो वेक्टर्स जो एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं उसके एरिया के बराबर होगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम मतलब A वेक्टर B और n कैप ये तीनों क्या होने चाहिए, राइट हैंड के हिसाब से
राइट एंगल में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस। अब राइट हैंड में ऐसे कर लेता हूं तो वेक्टर ए ये और वेक्टर बी ये, हमेशा जो पहला वेक्टर है वो ये होना चाहिए, दूसरा वेक्टर जो प्रोडक्ट में है जैसे ए क्रॉस बी में ये पहले है ये बाद में है, तो पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर ये, तो ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा जो एन कैप होगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, तो थंब माना इस बोर्ड से बाहर की तरफ ऐसे होगा एन कैप। अगर ए यहाँ होता बी यहाँ होता तो मैं राइट हैंड ऐसे करता, ए इधर बी इधर, तो ये अंगूठा अंदर जा रहा है, माना जो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर है वो इस बोर्ड के अंदर की तरफ, दीवार के उस तरफ जाता। ठीक है, सो दैट इज राइट हैंडेड सिस्टम। तो ये हमने समझा व्हाट एग्जैक्टली इज, मतलब ये जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स एरिया वेक्टर। ठीक है, जहां पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स विल रिप्रेजेंट द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो हमने समझ लिया कि वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब ये जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है हमने क्यों पढ़ा, तो आगे आप देखेंगे हमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड्स में जहां पे ये इंटरप्रिटेशन हमें डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वेक्टर्स का वो आप बताओ, बट आपको जो है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको आगे देते जाऊंगा। उससे पहले हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की है वो है इट इज नॉट, याद रखिएगा, नॉट, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट में a डॉट b इज ऑलवेज इक्वल टू b डॉट a, है ना। जैसे कि हमने देखा 2 3 6 है तो 3 2 6 है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में a क्रॉस b इज नेवर इक्वल टू b क्रॉस a। जबकि हाँ, अगर मुझे ये इक्वालिटी बनानी है तो मैं लिखूंगा a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट या जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज नॉट कम्यूटेटिव। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इट इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नॉट कम्यूटेटिव तो हमने समझ लिया। इसके बाद मान लीजिए m इज अ स्केलर। ठीक है, अच्छा m इज अ स्केलर। अच्छा, कम्यूटेटिव के बाद जैसे कि एक और प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव की। ठीक है ना। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्यों नहीं समझा, क्योंकि वो हम आगे चल के वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसमें हम उस चीज को समझ लेंगे। फिलहाल हम सिर्फ दो वेक्टर्स से डील कर रहे हैं, दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है ध्यान रखना, हम सिर्फ वही समझ रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिलहाल नहीं। तो मान लीजिए m इज अ स्केलर और लेट्स से वेक्टर a है, क्रॉस वेक्टर b निकालना है। अब मैं m को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करूं, फिर b से मल्टीप्लाई करूं, या फिर a का क्रॉस m वेक्टर b के साथ करूं, या फिर पहले मैं a क्रॉस b कर दूं उसके बाद m मल्टीप्लाई करूं, इट रियली डजंट मैटर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे मान लीजिए मेरे पास m के साथ m एंड n आर स्केलर। ठीक है, स्केलर मतलब कोई भी नंबर है, तो m n a क्रॉस b कैन बी m a किसी भी ऑर्डर में m a n b एंड दिस इज इक्वल टू, हम कैसे भी माना m n a क्रॉस b या फिर a क्रॉस m n b, किसी भी ऑर्डर में हम इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। माना स्केलर अगर हम एक या दो स्केलर ले आते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में कोई स्केलर को किस ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट रियली डजंट मैटर। ठीक है,
अच्छा, स्केलर के बाद फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसे होता है। तो मान लीजिए वेक्टर ए है और मैं क्रॉस कर रहा हूँ b प्लस सी, सपोज b प्लस सी, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं और इसमें मैं क्रॉस कर रहा हूँ कोई एक वेक्टर a। तो रूल कहता है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन मुझे रखना पड़ेगा, दिस a गोज विद b और ये हो जाएगा a क्रॉस b, बीच में प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन ही लिखूंगा। उसके बाद a गोज विद c तो ये a क्रॉस c हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर का मुझे ध्यान रखना है, देखिए a b तो a क्रॉस b लिखना, मैं इसको b क्रॉस a नहीं लिख सकता। सिमिलरली a एंड c तो a क्रॉस c लिखना है, मैं इसको c क्रॉस a नहीं लिख सकता। क्रॉस प्रोडक्ट में इस बात का बहुत ध्यान रखिए, ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ये गलतियां कई बार होता है एग्जाम में, है ना, क्योंकि हमें अभी तक ये ऑर्डर का ध्यान रखने की हैबिट नहीं थी, क्योंकि आज तक हम पढ़ते थे अलजेब्रा में, हमने देखा है भाई x प्लस वाई है, y प्लस एक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर a इंटू एक्स इंटू वाई करो, y इंटू एक्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वेक्टर्स में, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में मुझे ऑर्डर का ध्यान रखना है। जब भी आप क्रॉस में, ठीक है ना, क्रॉस का जब भी ऑर्डर चेंज करेंगे ध्यान रखिएगा मुझे माइनस साइन लेना है। माना मैं इसको a क्रॉस b के बजाय अगर b क्रॉस a लिखना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे ही राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। लेट्स से a प्लस b है एंड दिस होल थिंग गेट्स मल्टीप्लाइड बाय c, ठीक है। देन a गोज विथ c, a गोज विथ c, बीच में प्लस का साइन, एंड b गोज विथ c, ठीक है ना, a गोज विथ c, उसके बाद प्लस का साइन, b गोज विथ c, तो ये हो जाएगा b क्रॉस c। ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और सिर्फ प्लस में ही नहीं, ये सब्ट्रैक्शन में भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेट्स से a क्रॉस, अगर मुझे b माइनस c दिया होता, वेक्टर b माइनस वेक्टर c, देन दिस कैन बी रिटन एज a क्रॉस b, बीच में माइनस का साइन, एंड a क्रॉस c, ठीक है। सो मुझे सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है। सो ये हो गए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। कैसे हम क्या करेंगे फिर, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन, कई बार एमसीक्यूज 1 मार्कर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान से आप समझिएगा और इसको याद भी रखिएगा। एंड दैट इज, मान लीजिए आपको a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, ठीक है, a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है वो ये कि हाँ, यहाँ पे a क्रॉस b अगर 0 मिल रहा है, इट मीन्स a b साइन थीटा इन कैप इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा क्या होना चाहिए, साइन 0 कब होता है, एंगल 0 हो या फिर 180 हो, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जब भी a क्रॉस b मुझे 0 मिल रहा है, ईदर द वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। और जैसे कि हमने पढ़ा, वेक्टर में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे कोलिनियर और पैरेलल इसको इक्विवेलेंट मानते हैं, जबकि हमने स्कूल्स में अभी तक, है ना, जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री या छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि कोलिनियर और पैरेलल ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जबकि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, द वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल, ठीक है, ठीक है। कोलिनियर पैरेलल आपने समझ लिया, और कोलिनियर पैरेलल दोनों को सेम माना जाता है वेक्टर्स में। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे दूसरी कंडीशन, जैसे आप ये बोल सकते हैं भाई ये भी तो हो सकता है या तो a 0 हो या तो b 0 हो, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि a और b दोनों जो है नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। इन दैट सिचुएशन ये जो वेक्टर है दोनों क्या होंगे, आपस में कोलिनियर या पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार एमसीक्यू तो आते ही हैं, कई बार जो बड़े बड़े 6 मार्कर क्वेश्चन है वहां पे भी ना ऐसे 6 मार्कर क्वेश्चन में क्या होता है, 4-5 कॉन्सेप्ट वो इकट्ठा मिला के आपको दे देता है। तो हो सकता है, मतलब n नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर,
वो आप आगे चल के हम समझेंगे। अच्छा, दिस बिंग ये तो हो गया। तो यही वजह है कि i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, j क्रॉस j 0 होता है, k क्रॉस k 0 होता है। ठीक है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 था, j डॉट j 1 था, k डॉट k 1 था। ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में हमने एक चीज देखी थी, लेट्स से वेक्टर a इज इक्वल टू a1i b1j एंड c1k। इसी तरह से वेक्टर b इज इक्वल टू लेट्स से a2i b2j एंड c2k। ठीक है, इसका डॉट हमने कैसे समझा था, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, प्रीवियस डॉट प्रोडक्ट वाली क्लास में पढ़ा होगा कि मुझे जब भी a डॉट b निकालना होता था तो मैं क्या करता था, a को a के साथ यानी a1 a2 प्लस b को b के मतलब j को j के साथ यानी b1 b2 एंड सिमिलरली k को k के साथ यानी c1 c2। बस इतना कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे i मतलब सिर्फ i के साथ, j के साथ, k के साथ, बाकी किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट था डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में इसका जस्ट अपोजिट है, यानी अगर मुझे a क्रॉस b निकालना है तो i के साथ नहीं होगा, बाकी सबके साथ होगा। j के साथ नहीं होगा, बाकी सबके साथ होगा। सिमिलरली k के साथ नहीं होगा, बाकी सबके साथ होगा। डॉट में i सिर्फ i के साथ, क्रॉस में i के साथ नहीं, बाकी सबके साथ। ठीक है, एकदम ऑपोजिट है, वो भी मैं आपको समझाता हूं, है ना। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल अगर मुझे a क्रॉस b निकालना है तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे उसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो हम समझते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। वन इज ईजियर। ठीक है, खैर दोनों ही अपनी अपनी जगह हैं। तो यही हम ले लेते हैं, लेट्स से a इज इक्वल टू a1i b1j c1k एंड b इक्वल्स टू a2i b2j एंड c2k। तो इसका मुझे क्या करना है, क्रॉस निकालना है। अब देखिए, क्रॉस निकालने का एक तरीका है कि मैं क्या करूं, i लिखूं, j लिखूं, k लिखूं। i से j की तरफ जाते हैं, j से k की तरफ जाते हैं, k से i की तरफ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि i एंड j इक्वल्स टू k, i j k, j k i, है ना, j और k, ये बन जाएगा i, k और i बन जाएगा j। ठीक, साइकिल को फॉलो कर रहा हूं तो आई जे के जो भी मतलब जो भी नेक्स्ट है वो मिल रहा है। अगर मैं रिवर्स साइकिल यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, यानी कि जे और आई, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस के, आई और के ये बन जाएगा माइनस जे, और के और जे उल्टे डायरेक्शन में चल रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस आई। बस इस बात का मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं a क्रॉस b निकालता हूं यहां पे, तो वो देखते हैं हम क्या मिलने वाला है हमें। तो यहां पे मैं a क्रॉस b निकालता हूं। ठीक है, पहले हम इस मेथड से निकालेंगे, फिर मैं और एक मेथड बताऊंगा विच इज वेरी इजी। तो देखिए, आपको मैंने क्या बताया, जब भी मैं क्रॉस करूंगा, अच्छा सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, a1i b1j and c1k क्रॉस a2i b2j and c2k। ये हो गया। ठीक है, इतना तो हमने लिख लिया। अब ये तो हो गया। अब जैसे कि बताया, क्रॉस में हम i को i के साथ नहीं करेंगे। ठीक है ना, i को i के साथ नहीं, मतलब ये जो a1i है a2i के साथ नहीं होगा, मतलब a1i b2j के साथ होगा। ठीक है, a1i c2k के साथ होगा। ये हो गया, दिस a1i इज डन। अब ऐसे b1j, तो b1j क्रॉस a2i, ठीक है, प्लस
B2J, J के साथ नहीं होगा, मतलब B1J जो है C2K के साथ होगा। ये हो गया, ठीक। ऐसे C1K A2I के साथ होगा, C1K B2J के साथ होगा, ठीक है। C1I जो है B2K के साथ होगा, C1K C2K के साथ नहीं होगा, क्योंकि K और K आपस में नहीं होंगे, J और J आपस में नहीं होंगे, I और I आपस में नहीं होंगे, ठीक है। इनकी आपस में नहीं बनती है, क्रॉस में I की नहीं बनती, J की नहीं बनती, K की नहीं बनती। डॉट में सिर्फ I और I की दोस्ती है, J और J की दोस्ती है, K और K की दोस्ती है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, इस चार्ट को फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A1 और B2 है, तो मैं A1 B2 लिखूंगा, I क्रॉस J है, मुझे देखना I क्रॉस J क्या मिल रहा है, तो K, तो मैं इसको लिख लूंगा K, मैंने कैप नहीं लगाया हुआ है, आपको लगाना है। A1 C2, तो मैं A1 C2 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और I क्रॉस K, तो मुझे देखना I क्रॉस क्या मिल रहा है, माइनस J, तो यहाँ पे मैं माइनस J, यानी ये सामने वाला जो साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे लिख लूंगा। अच्छा, इसी तरह से B1 A2, ठीक है, J क्रॉस I, तो J क्रॉस I क्या बन रहा है, माइनस K, तो इसके आगे माइनस साइन और साथ में K लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से B1 C2 JK है ना, तो J क्रॉस K क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, तो प्लस साइन लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद C1 A2 K और I क्या बन रहा है, K और I क्या बन रहा है, J बन रहा है, तो हम J लिख लेंगे। फिर C1 B2, तो मैं C1 B2 K और J, तो K और J, ठीक है, क्या बन रहा है, माइनस I, तो मैं माइनस I लिख लूंगा, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको रीअरेंज करना होता है, मतलब I एक साथ, J एक साथ, K एक साथ। यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, पहले वेक्टर में भी IJK था, दूसरे वेक्टर में भी IJK था, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 2K 2J और 2I मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं B1 C2 माइनस C1 B2 B1 C2 माइनस C1 B2 विद I ऐसे लिख लूंगा, है ना, इन दोनों को जब मैं लूंगा B1 C2 आ गया, C1 B2 आ गया, बीच में माइनस का साइन I आ गया। अच्छा, J और J लेते हैं, तो C1 A2 माइनस A1 C2, साथ में J ले लेते हैं, फिर ये J और J का काम खत्म, A1 B2 माइनस A2 B1 A1 B2 माइनस A2 B1 या B1 A2 जैसे भी लिखना है, ठीक है। इसके साथ आ जाएगा K, मैंने कैप नहीं लगाया, आप कैप लगाएंगे। सो दिस इज द मेथड टू मल्टीप्लाई, जब आपको ABC ऐसे दिया हो, मतलब समथिंग I समथिंग J समथिंग K इस फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज द मेथड, ये मेथड हमें मालूम होना चाहिए। अब देखिए ये मेथड थोड़ा सा टीडियस है, क्योंकि देखो IJ क्या होता है, JK क्या होता है, ये सारा चार्ट बनाओ, या तो याद रखो, ये तो देखो इजी तरीका है, लेकिन ये याद हो जाए तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है, बस यही रहेगा। एक और इजी तरीका है, इससे भी इजी तरीका है ना, उसमें सीधा सीधा आंसर आता है, ठीक है। प्रेफर हम करेंगे उसी मेथड को, वो ये कि मान लीजिए वेक्टर A आपको दिया हुआ है, A1I B1J एंड C1K, वेक्टर B दिया हुआ है A2I B2J एंड C2K, ठीक। यही यहां पे भी दिया था, यही यहां पे भी दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना क्या है, A क्रॉस B निकालना है, ठीक है, A क्रॉस B निकालना है, इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, सीधे सीधे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और इसमें सबसे पहले लिखेंगे I, फिर J, फिर K, ठीक है। I लिखेंगे, J लिखेंगे, K लिखेंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, पहले A आया, तो A में I का कोफिशिएंट I के नीचे, J का कोफिशिएंट J के नीचे,
k का कोफिशिएंट k के नीचे, b बाद में आया तो बाद वाले की वैल्यू बाद में, यानी b में i का कोफिशिएंट i के नीचे, j का कोफिशिएंट j के नीचे एंड k का कोफिशिएंट k के नीचे। अब मुझे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अच्छा, इसको भी जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट को हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा मैं इसको ना ऐसे एक्सपैंड करूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा हम उसको वैसे एक्सपैंड करें, उसमें सीधा सीधा मेरा आंसर आएगा, ठीक है ना, सीधे सीधे मेरा आंसर आएगा। अगर मैं इसको ऐसे एक्सपैंड करता हूं तो फिर थोड़ा सा और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन तो उतना ही करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फिर वो आई जे जे के चक्कर में फंसेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए मैंने क्या किया, सीधे सीधे आई लिखा, ठीक है ना, मैं भी आपको बताता हूँ। आई लिखा, अब डिटर्मिनेंट के हिसाब से मैंने ये लाइन कट कर दी, ये लाइन कट कर दी, b1 c2 b2 c1 ये लिखा। आई के बाद आता है जे, तो मैं लिखूंगा -j। अब ये लाइन कट कर दी तो a1 c2 a2 c1 ये लिख लिया। फिर आता है k, तो मैं लिखूंगा +k, ये लाइन कट कर दी तो a1 b2 a2 b1, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सीधे आपको आंसर मिला। देखिए एक अकेला आई है, एक अकेला जे है, एक अकेला के है, ठीक है। ऐसे भी एक्सपैंड करके देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी समझते हैं। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आ रही है, तो उसमें कैलकुलेशन क्या बढ़ रहा है वो हम समझते हैं। इसको ऐसे एक्सपैंड करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई लिखा तो b1 c2 b2 c1 ये लिखा। अब इसके बाद अगर मैं इसको लेता हूं, डिटर्मिनेंट को ऐसे भी तो एक्सपैंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन अगर नहीं समझा है तो आप पीछे डिटर्मिनेंट वाली क्लास देख लीजिए। अब यहाँ पे a1 लिखा मैंने, तो इसकी लाइन कट होगी तो jc2 -b2k ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये a2 तो मैं लिखूंगा +a2, तो इसकी लाइन हम कट करेंगे तो c1j -b1k ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये i तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया, यहाँ पे j और k मिलेंगे, यहाँ पे j और k मिलेंगे, उसको फिर दोबारा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। जबकि ऐसे एक्सपैंड करने में क्या हो रहा था, वो झंझट ही नहीं था, i के साथ मुझे कुछ नंबर मिल रहा था, j के साथ कुछ मिल रहा था, k के साथ कुछ मिल रहा था, मुझे सीधा सीधा आंसर मिला, ठीक है ना। जबकि ऐसे एक्सपैंड करने में, ऐसे एक्सपैंड करने में, ऐसे एक्सपैंड करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो प्रेफर कीजिए इसको, है ना, ऐसे एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट रो से आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको सीधे सीधे आंसर मिलेगा। दिस इज द ट्रिक टू सेव योर टाइम इन एग्जाम। देखिए लॉजिकली अगर हम समझें, कई चीजें हैं जो हमें लॉजिकली लगती हैं कि अरे इसमें क्या है, ऐसे भी होना चाहिए वैसे भी होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आपने देखा, लॉजिकली तो हम देखेंगे इस डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, आंसर सेम आना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स उतने ही होने चाहिए, कैलकुलेशन वैसी ही होनी चाहिए। लेकिन मैंने अब भी देखा, अगर मैं इसको ऐसे एक्सपैंड कर रहा हूं मुझे सीधा सीधा आंसर मिल रहा है, ऐसे एक्सपैंड कर रहा हूं मुझे यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ऐसे एक्सपैंड करने में फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लेकिन IJK में नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ नंबर्स में करना पड़ रहा है, जो कि आप चुटकियों में कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वही IJK का तामझाम होगा, इसको फिर J को J के साथ मिलाओ, K को K के साथ मिलाओ, है ना, उसमें फिर कई बार गड़बड़ी हो जाती है। तो दिस इज द इजी मेथड, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे करना है तो वो फिर, है ना, आप कैसे भी कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर